वो एवरेस्ट को फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला है। उन्होंने स्कूबा डाइविंग में कई पदक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को भी फतेह किया है। मेरे साथ मेघा परमार जी हैं। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट उनका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम, कल जैसा कि 1 अगस्त है और नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे है, इस पर हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मतलब आप देश की रोल मॉडल हैं और आप मध्य प्रदेश की तो पहली ऐसी बेटी हैं जिसने सबसे पहले फतेह किया एवरेस्ट। कैसा रहा आपका सफर? पहले तो बहुत अच्छा लगता है, जब जब जैसे जन्मदिन आता है तो व्यक्ति खुशी से एक्साइटेड होता है ना कि मेरा बर्थडे आने वाला है। सेम जब माउंटेन डे आता है तो रिकॉल हो जाता है। तो अच्छा लग रहा है। और जर्नी तो इजी नहीं थी, टफ थी, काफी काफी अलग अलग पड़ाव आए, उसके बाद सबमिट हो पाया था। जी। अच्छा, ये बताइए मैम कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई शुरुआत में, बचपन में आप एक गांव भोजनगर में पली बड़ी, जैसा कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, पता लगाया। और बड़ा कठिन सफर रहा आपका, मतलब इतना कठिन सफर जो कि गांव की बेटियां अक्सर फेस करती हैं, लेकिन वो उस जंजाल से निकल कर कभी एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाती। आपने एक मिसाल कायम की है। क्या लगता है आपको, कैसा सफर रहा आपका? सफर कठिन था क्योंकि हम जब हम गांव में बच्चियां पलती बढ़ती हैं तो हमारे पास सपने देखने के लिए वो माहौल ही नहीं होता है, चर्चा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, देखने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता कि हमारे मन में ये ख्याल भी पनप पाए। आप कभी आप आईएएस की प्रिपरेशन क्यों करोगे जब आपको पता होगा कि आईएएस बनने से ये होगा, आईएएस ऐसे बन सकते हैं। वो कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कैसे सोचेंगे। जी। जस्ट वैसे ही पर्वतारोहण के बारे में दूर दूर तक पर्वत देखे ही नहीं है, बर्फ बर्फ नहीं देखी है, फ्रिज के अलावा कभी आपने बर्फ नहीं देखी है, तो आप कैसे माउंटेनियरिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो हाँ, कठिन रहता है। वहां सपने ऐसे ही होते हैं कि एक किसी गांव में सगाई हो जाएगी, वहां शादी हो जाएगी, वहीं गृहस्थी में चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे खेती बाड़ी का, ये सपने रहते हैं। पर हम लोगों को, मुझे लगता है कि कई बार हिंट मिलता है, जिस भी रूप में आपको प्लेटफॉर्म, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो वो कैच कर लेना चाहिए। मुझे भी इसी तरह गर्ल्स कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, एनएसएस के द्वारा, एनसीसी के द्वारा। कभी कुप्पे से दूसरी मंजिला पे पानी ले जाना मतलब वर्कआउट हो रहा था। नेशनल में कोई पूरी टीम खाली थी और मैं गांव की लड़की थी, थोड़ी हट्टी कट्टी दिखती थी, तो नेशनल में मौका मिल गया। जी। तो ये मेरे कैचिंग पॉइंट थे जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं बढ़ रही हूँ, पर मैं सीढ़ी चढ़ रही थी। जी। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा एक क्या पॉइंट आया आपकी जिंदगी में कि आपको लगा कि नहीं, अब मुझे एवरेस्ट फतेह करना है? क्योंकि बचपन से किसी का सपना, मुझे नहीं लगता कि पहले साल से किसी का सपना होता होगा कि उसे एवरेस्ट फतेह करना है। एक ऐसा मोमेंट जिंदगी में जरूर होता होगा कि जब आपको लगे कि अब मुझे नहीं, अब मुझे सबसे ऊपर जाना है। एवरेस्ट तो तब भी नहीं आया था। एक बार मैंने ऐसे पैसे वैसे थोड़ी चोरी करके वाटर पार्क में गई थी, फिर गाँव के कुछ लोगों ने देख लिया था, घर पे बहुत मार पड़ी थी। और सब लोग बोल रहे थे कि आज तो तुम्हारी छोरी वाटर पार्क गई है, कल से पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, एक जल्दी से विदा करो। वो मोमेंट था कि मैंने मेरे पिताजी की नाक कटवा दिया। मुझे कुछ ऐसा करना है कि उनको गर्व फील हो। मुझे मेरा पर्सनली मानना है कि हम बाद में देश राज्य के बारे में सोचते हैं, पर हम सबके अंदर जो बच्चे वाला मन होता है, एक फीलिंग जो आती है किक वाली, वही आती है कि हमारे पेरेंट्स बोल दे शाबाश। तो वहीं से सारी फीलिंग शुरू हो जाती है। और फिर मुझे लगा कि मैंने पापा की नाक कटवाई, मुझे कुछ करना है। तो पहले कॉलेज में सारी चीजों में पार्टिसिपेट करने लगी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिले, ट्रॉफी मिले, पापा को कॉलेज में बुलाए तो उनको लगे। ऐसे करते करते ना मुझे लगा कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया मालदीव में। मेरे साथ मिस इंडिया, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन, निफ्ट के टॉपर, सब सब गए थे। मैंने हिंदी में वहां पे स्पीच दी और फिर खुद की पीठ पे मिली बात थपथाई दी, और कुछ तो अलग है, कुछ तो है। पर वो कुछ इतना बेचैन कर रहा था, वो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग में गई और मुझे दूसरे दिन समझ में आ गया कि ये अपने बस की बात तो नहीं है, या इस लाइन में तो नहीं जा सकते, पढ़ाई तो नहीं हो सकती। तो करे तो क्या करे, तो फिर सोचा खेल में करते हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी वैल्यू, आप क्या कर सकते हो।
ना करने से ज्यादा है ना करना। क्या समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। मैं अभी भी जितने भी आईआईटी संस्थान या आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाती हूँ, तब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं जिंदगी में ना कांस्टेबल का भी एग्जाम नहीं निकाल सकती। वो मेरे लिए बहुत कठिन है। पर मैं आज मेरा एवरेस्ट फतह किया, मेरा टारगेट अचीव किया, तो मैं आपको उसकी एक्सपीरियंस सुनाने के लिए यहाँ आ रही हूँ। जिन मंच में मैं जिन जिन विद्यालयों, जिन कॉलेज में मैं एडमिशन नहीं ले सकती, उन कॉलेज में मैं आके आपको सिखाने के लिए आ रही हूँ। तो हम लोगों को पता हो जाना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते, पहली चीज तो। फिर मैंने एनसीसी के थ्रू माउंट लद्दाख की सबमिट किया, कोर्सेस किए। तब लगा कि अखबार में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। फिर हमने गूगल करवाया हमारे सर पे, तो पता चला कि 32 साल पहले बछेंद्री पाल मैम ने क्लाइम किया। तो जी। सोचो, हमारे मध्य मैं किसी और राज्य में भी माउंट एवरेस्ट सबमिट करती ना, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम ऐसी जगह की बच्चियां हैं कि जहाँ ये सोच लिया बहुत बड़ी बात है, उतने में ही बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो फिर हमने देखा कि कितना सोच का डिफरेंस है कि 32 साल से किसी बच्ची ने सोचा तक नहीं कि वो एवरेस्ट बेस कैंप जाए, जब मैंने 2017 में पहली बार सोचा था। तो फिर हमने कोर्सेज किए एनसीसी और इन सब के थ्रू, क्योंकि एवरेस्ट से पहले 6000 मीटर के 2 माउंटेन चढ़ना जरूरी है। जी। कोर्स में बहुत रगड़ा मिला, समझ में आया कि ये भी आसान नहीं है, ये भी बहुत कठिन है। 2 मैगी के पैकेट में जंगल में छोड़ देते हैं, सरवाइव करो, इग्लू के बना के रहो, और खूब दौड़ाते हैं, मतलब खच्चर बन जाते हैं हम। वो सबसे कठिन था। जी। फिर देन पता चला कि अब डिसाइड कर लिया, और मेरी ताकत और मेरी कमजोरी दोनों है कि मैं जिद्दी हूँ। जब पता चला कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं, तब एक बार पेड़ थोड़े पीछे आए थे। पर तब तक डिसाइड कर लिया था कि अब तो एवरेस्ट चढ़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की कोई नारी टॉप ऑफ द वर्ल्ड तक नहीं पहुंची, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये जो बेस कैंप से लेकर और चोटी तक का सफर है, ये कैसे तय होता है? हमारे दर्शकों को आप प्लीज बताइए कि क्या है ये, मतलब कैसे बेस कैंप होता है, कितना कठिन होता है, उसके बाद फिर अलग अलग सीढ़ी चढ़ते जाते हैं आप धीरे धीरे। तो इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए हमें। तो हम लोगों के 4 कैंप होते हैं, और एक्सपीडिशन 2 महीने का होता है। हम भारत से काठमांडू पहुंचते हैं, जहां हम हमारी इक्विपमेंट खरीदते हैं, जो 4.5 लाख 5 लाख के आते हैं, क्योंकि -52 डिग्री टेम्परेचर में आपको आपकी उंगलियां नहीं कटवानी है, आपका शरीर का कोई अंग नहीं कटवाना है, तो आपको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इसलिए हमारे इक्विपमेंट बड़े कॉस्टली हो जाते हैं। मतलब जूते ही 2.5 लाख का हो जाता है, ग्लासेस हो जाते हैं वो 22 हजार के होते हैं, क्रैम्पन 15 हजार का, ग्लव्स 25 हजार के। सो हमारे इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। फिर वहां से हम जाते हैं लुकला, बाय छोटा सा चौपड़ लेके, जो दुनिया की सबसे डेंजरस राइड में से एक आती है, क्योंकि वो बादलों से टकराती है। छोटा सा चौपड़ होता है, वो हिलता हुआ जाता है। अब जर्नी शुरू होती है। हम लोग 15 दिन का ट्रैक करते हैं। लुकला पहुंचने के बाद फागदिन आता है, डिम्बूचे आता है, फिर बेस कैम्प आता है 5345 मीटर की हाइट पे। बेस कैम्प में भी आपका दिल ऐसे धक धक करता है जैसे 10 मंजिला इमारत पे कर रहा होता है। बेस कैम्प में कई लोगों को माउंटेन सिकनेस हो जाता है, इसीलिए बेस कैम्प भी अपने आप में बहुत टफ है। ये 15 दिन तक जो लोग जाते भी हैं, तो उनको भी पता होता है कि बहुत कठिन सफर है एवरेस्ट बेस कैम्प पहुंचने तक का। वहां से अब जर्नी शुरू होती है। जैसे हमने ये समझ लीजिए कि हमने सोच लिया कि मुझे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बस किताब घर लाके रखी है। ये बेस कैंप बस वैसा हो गया अभी। जी। अब किताब के पन्ने ही खुलते हैं। अब हम लोग कुंभू ग्लेशियर की पूजन करते हैं। इस कुंभू ग्लेशियर को तब तक नहीं छूते जब तक कि उसकी पूजन नहीं होती हो। नेपाली शेरपास इन सब का रूल है। अब हम लोग रात को सबसे गले मिलते हैं, सबसे एक बार मिलते हैं, क्योंकि हमारी क्लाइंबिंग हमेशा रात को होती है, क्योंकि दिन के समय अवलांच आते हैं। रात की 1 बजे हम क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं। कंटिन्यू चलना होता है, क्योंकि रास्ता है ही कि क्लाइंबर्स पीछे आ रहे हैं, और आप ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा, नम हो जाएगा, ऊपर से ग्लेशियर है, तो कुछ भी एवलांच वगैरह आ सकता है।
अब आता है कैंप वन की जो बेस कैंप से दूरी है, वो कुंभू ग्लेशियर कहलाता है। तो बड़े बड़े पिलर है जिसमें 47 से ज्यादा लेडर्स पार करने होते हैं, जो ऐसे हिल रहे होते हैं, जिप 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 निसन्नी नुमा। जी। तो अधिकतर क्लाइंबर यहीं से वापस जाते हैं, जिसमें मेंस क्लाइंबर्स की सबसे ज्यादा रोल होता है। मेंटली जो लोग प्रिपेयर नहीं होंगे वो गिव अप कर देंगे। मतलब हम बेस कैंप में देखते इतनी सुंदर सुंदर बॉडी है कुछ लोगों की, और हमको लगता था हम तो ऐसे रह जाएंगे, ये तो सूसा चले जाएंगे। बट वहां समझ में आता है कि 30% फिजिकल फिटनेस काम आती है, 70% मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है। जब लेडर पार करता है, नीचे क्रवास दिखता है और आप डेड बॉडीज देखते हो कि कुछ लोग सेफ्टी नहीं लगाए थे तो कैसे क्रवास में फंसे हुए हैं, उनके दोनों तरफ की स्किन निकली हुई है, चेहरा दिख रहा है। तो ये दृश्य आप देखते हो तो आपको वो भी डराता है। इस तरह से हम पार करके 6100 मीटर कैंप वन पे पहुंचते हैं। कैंप वन मतलब डेंजरस जोन होता है, वहां आपको खून की उल्टियां, किसी लोगों का पेट का एसिड बाहर आ जाना, वहां तक हेली रेस्क्यू पर हो सकता है सुबह। वहां सबसे ज्यादा एवलांच आ सकते हैं, वहां आपकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा है, आपको सपने आने बंद हो जाते हैं, आपको बहुत तेज हेडेक होता है। एज ए वूमन आप हम लोगों को हार्मोन्स बहुत तेजी से इधर उधर होते हैं, तो हम लोगों को 2 महीने कंटिन्यू पीरियड्स आते हैं, रेशेस हो जाते हैं। हम पानी कम पीती हैं इसलिए हमें डिहाइड्रेशन होकर जैसे होंठ सफेद पड़ जाते हैं, हमारा यूरिन का कलर रेड हो जाता है बिल्कुल। ये चीजें हमें चैलेंजेस फेस करने होते हैं। कैंप वन से अब हम लोग फिर वापस आते हैं, एक्मेटाइजेशन होता है कि हमारी बॉडी उस एल्टीट्यूड तक अडेप्ट हुई है। अब हम वापस आते हैं, बेस कैंप में 2 दिन रुकते हैं। आने के बाद हमारे चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें बर्फ से रिफ्लेक्ट होके कितना भी दुनिया का बहुत महंगा से महंगा सनस्क्रीन लगा लो कोई काम नहीं करता है। तो हम लोग हमारे रुमालों में रुई रखते हैं और वो ऐसे खून चिपचिपाता रहता है, उसको पोंछते रहते हैं। देन 2 दिन के रेस्ट के बाद अगेन हम लोग जाते हैं। अब हम लोग रात को फिर से 1 बजे क्लाइंबिंग करते हैं, सुबह 8 बजे पहुंचते हैं, पर इस बार हम रुकते नहीं है। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पानी का एक सिप लेते हैं, थोड़ी सी चॉकलेट वो करते हैं और अब हम चलना शुरू कर देते हैं। इस एल्टीट्यूड पे आपका डाइजेशन सिस्टम काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो बेस कैंप में तो फिर भी हम दाल चावल ऐसे घोल के पी सकते हैं, पर इसके बाद आप कि आपकी बॉडी कुछ भी पचाती नहीं है। तो हम लोग पानी बर्फ खोदते हैं, पिघलाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें सूप डालते हैं। जी। बॉडी यहाँ से फैट खाना शुरू शुरू करती है, मसल खाना शुरू करती है, और हमारी बॉडी एल्टीट्यूड पर रहने के लिए नहीं बनी है। अब हमारे सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए माउंटेन पे लोगों की डेथ ज्यादा होती है। अब हम लोग कैंप टू जाते हैं। जी। कैंप टू मतलब 5645 मीटर की हाइट, और 5,000, सॉरी, 6,560 समथिंग उसकी जी। पूरी वो है। जी। तो कैंप टू तक भी रेस्क्यू संभव है, इस तरह हाइट तक हेलीकॉप्टर जा सकता है, इसके बाद छूट जाएगा। हम्म। सो जो हेलीकॉप्टर राइड होती है उसे बेस कैंप में घुमा दिया जाता है। और हम लोग लास्ट में इंश्योरेंस करते हैं, वो हेलीकॉप्टर कैंप टू तक जा सकता है संभवतः। और कैंप टू में लोगों को और ज्यादा उल्टियां शुरू हो जाती हैं, और यहाँ से व्यक्ति को समझ आता है कि वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। यहाँ आपका सब कुछ खत्म हो चुका होता है। हम लोग कैंप टू में एक रात बिताते हैं, जहाँ हमें बहुत तेज हेडिक होता है, उल्टियां होती हैं, चेहरे पे सूजन आ जाती है। कई लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से और भी चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पर वहां से ना रात को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग गैलेक्सी का एक हिस्सा है, ऐसा लगता है तारे बहुत पास आ गए हैं। तो मुझे सारा दर्द एक तरफ और वो दृश्य मेरे लिए जीवन का एक तरफ था। जी। और एक समय वो थी बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, वो उस जी। समय आती है मई के महीने में। जी। तो अब तो ऐसा लग रहा था कि हम चांद के पास खड़े हैं, मैं नासा ने मुझे वहां भेजा और ये सब इतना पास आ गया। तो कुछ दृश्य इतने अनमोल होते हैं कि शायद उनको किसी कैमरे में कैच नहीं किया जा सकता या बोला नहीं जा सकता, बस आप महसूस करके आते हो उस एल्टीट्यूड पे। हम वापस आते हैं और अंत में अब आता है समिट पोस्ट। हम सबसे बात करते हैं। कैंप टू से कैंप थ्री मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट, यहाँ आपको पैर के दो पंजों पे चलना होता है। कैंप थ्री पे हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, तो हम लोग बंदरों की तरह चिपक के भी बैठते हैं कई बार टेंट में। कई लोगों को उड़ा ले जाती है वो विंड। यहाँ चिलब्लेन हो जाता है, लोगों की उंगलियां यहाँ से कटना शुरू हो जाती है। 7,900 मीटर के बाद सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेना शुरू करते हो, इससे डेथ जोन कहते हैं। अब आप ऑक्सीजन लोगे तो भी आप मर सकते हो, क्योंकि इसके बाद आपके सेल्स बहुत तेजी से मरने लगते हैं। जी। 7,900 से ऊपर से जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनकी डेड बॉडीज कभी वापस नहीं आई है। तो वो डेड बॉडीज बहुत सारी है वहाँ। हम जो सुनते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, वो डेड बॉडीज का गार्बेज है वहाँ। नहीं तो मैम, मैंने ग्लेशियर ऐसा हर बार भी पढ़ा मूवमेंट है करता है, कि नई जैसे। नई डेड बॉडीज के अंग बाहर दिखते हैं, रास्ता वही होता है। जी।
मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है कि वहां पे ऐसी डेड बॉडीज पड़ी हैं जो जैसी की तैसी हैं कई सालों से, मतलब उनमें कोई भी डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। क्या ऐसा सच में होता है? जैसे मैं आज जाती हूँ वैसे मेरी डेथ होती है 7,900 मीटर के बाद। अब आप 25 साल बाद जाओगे तो मैं बस थोड़ी सी वाइट दिखूंगी आपको, पर मैं ऐसी की ऐसी दिखूंगी, क्योंकि कुछ हो गई नहीं ना। टेम्परेचर है, फ्रिज ही ऐसा रहेगा, -40 यहाँ से शुरू हो चुका होता है। हम्म। सो ये रास्ता भी वही होता है, लोगों को कई बार उनको पार करके ऊपर से कई बार बगल से जाना पड़ता है। जी। आपकी ताजी ताजा डेथ होती है तो भी उसको हैंग करके रख दिया जाता है या एक तरफ कर दिया जाता है। जी। सो उनके इक्विपमेंट डेड बॉडीज बहुत ज्यादा है कैंप 3 के बाद। ये कैंप 3 का हो गया। कैंप 3 के बाद अब आप एक सिप पानी आपको मिलेगा और इसके बाद असली जर्नी शुरू होती है, उसे कहते हैं समिट पुश। जी। समिट पुश मतलब वो पुश होता है इस क्षमता तक 7,900 मीटर तक, तो आपकी सब कुछ खत्म हो चुका था, अब आपका दिमाग बचा है बस। आपको हर बार गिव अप करने के लिए बार बार बोलता है। अब खत्म हो चुके होते हैं यहाँ, पानी है नहीं, खाना खाए 4 दिन हो चुका होता है क्या। अंदर से वो मानव क्षमताओं की पूरी आ, हम कहते हैं मानव क्षमता को पूरा परख लेना यहाँ से प्रारंभ होता है। और वो सबसे कठिन टाइम होता है। इसके बाद हम कंटिन्यू चलते हैं। कैंप 4 तक कई डेड बॉडीज को पार करके पहुंचते हैं। कैंप 4 में कुछ मिनट रुकते हैं, इक्विपमेंट ठीक करते हैं, सबमिट पुश शुरू कर देते हैं। मतलब आप सोचिए, एक रात की 3 बजे से दिन की 4 बजे, कुछ देर का वेट, फिर कंटिन्यू सबमिट पुश करना है 18 घंटे बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए। सबमिट पुश मतलब खतरनाक। रात को हम एक रिज पे चल रहे होते हैं, बालकनी में पहुंचते जब सिलेंडर चेंज करते हैं, यहाँ आपको और डेड बॉडीज बड़ी हुई दिखेंगी, कोई बैठा हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा कोई इंसान बैठा है, बट असलियत में आधी आधी बर्फ ढकी हुई शरीर से होती है और कोई बैठा हुआ दिखता है। ये कठिन होता है बहुत। जी। यहाँ कुछ लोगों को आप अपने ही साथियों को मरते हुए देखते हो पर उनको बचा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से कई लोग जो वापसी में आते हैं, आप उनको देखते हो कि उनको कैसे हेलुसिनेशन होता है, खुद से क्रासिस में गिर जाते हैं। यहाँ से आप जब इस दूरी पर जाते हो तो आपको कठिन होता है बहुत। फिर हम लोग लास्ट जब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंचते हैं, जैसे मैं पहुंची थी कैंप 4 के बाद सुबह, मॉर्निंग 5 o'clock, 18 घंटे का कंटिन्यू सबमिट पुश करके जी। उस समय तक, मतलब उस स्टॉप पे पहुंचना ऐसा होता है कि हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना कि शून्य में पहुंचना, ध्यान की उस मुद्रा पे आप कैसे पहुंचोगे। तो वो दुनिया का सबसे ऊंचा टॉप पे है। वहां बिल्कुल। से या तो ऊपर भगवान है, आसमान है, क्या है। तो वहां आप शून्य में महसूस करते हो, दुनिया गोल नजर आती है, वहां से कर्व दिखता है। मैं भोर के समय गई थी तो मैंने पूरा सतरंगी आसमान देखा था। -52 डिग्री टेम्परेचर हो गया था कि जहाँ सांस छोड़ भी रही तो वो जम रही थी, उसको ऐसे तोड़ना पड़ रहा था। बट वो जो फीलिंग होती है ना जब आप इंडिया का फ्लैग निकालते हो, जी। वो सारी चीजों को अलग कर देता है। मैं, मेरा शेरपा, हम लोग कैसे बताएं, मतलब उस पल को कि मैंने मैम कर एक लिया फाइनली, मध्य एक प्रदेश कहानी से बहुत निकल प्रचलित है के। आपके बारे में शेरपा के मामले में, कि शेरपा आपसे कह रहा था कि आप लौट जाइए, मर जाएगी तू, इस तरह से। मैंने कहीं पे आपका इंटरव्यू देखा, उसमें देखा कि इस कहानी को हमारे दर्शकों को बताइए। ये 2018 की बात है, तो मैं एवरेस्ट पे 2 बार गई हूँ। जी। आपके जी। जो दर्शक हैं उनको मैं बता दूं, जी। पहली बार में मेरा सबमिट नहीं हुआ था 2018 में, मैं कैंप 4 के थोड़े ऊपर तक गई थी। एंड ये जो मैंने आपको भी बताया कि मैं सबमिट पे पहुंची हूँ, ये 2019 में पहुंची हूँ। जी। 2018 में मेरे 700 मीटर दूर थी एवरेस्ट से, और मेरे शेरपा ने बोला कि बहन सबमिट नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन उतनी है कि सिर्फ जा पाएंगे, आने के लिए नहीं बचेगी। और मेरे को तो कि अपन भारतीयों को क्या होता है कि 25 लाख इकट्ठे किए, अब तो भले मर जाऊं पर करके मरूं, ये फीलिंग होती है ना। तो मेरा था कि अब मेरे को तो करना है। तो मेरे दाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बेनी तुम तो अकेली हो, मेरे तो बाल बच्चे हैं, मेरे को भी जाना पड़ेगा तुम्हारे साथ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि इसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है। उन्होंने कहा कि पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो हम दोबारा कर लेंगे। तो ये लाइन मुझे ऐसी लगी कि सही है, पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो दोबारा आ जाएंगे। जो बच्चे सुसाइड करते हैं, जो बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में,
उससे बड़ा मुझे लगता है वो जब झेल लिया ना, तो ये तो मेरे लिए बड़ी आसान की चीज लगती है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो सबको मैं ये कहूंगी, पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो दोबारा कर लेंगे। बिल्कुल। मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया था वहां, और 700 मीटर पे थी। तो नहीं कितना हो कठिन पाया। हो मैम, कितना कठिन होता है कि जब आप 700 मीटर से रह जाएं, आपका परिवार आपसे आशा लगाए बैठा है, आपका देश, आपका राज्य, आपके पड़ोसी सब आपसे आशा लगाए बैठे हैं, और फिर किन मानसिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है आपको। तो क्या हुआ था कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था बहुत बड़ा। जी। सबको लगा था कि 9 घंटे की तो बात है, तो यहाँ पे इंडिया में बोल दिया गया था कि मेरा सबमिट हो गया है। सारे अखबारों में छप गया था कि मैं क्या क्या एवरेस्ट सबमिट हो गया है। पर जो मैं काठमांडू पहुंची तो मुझे लगा अजीब सा फील होने लगा कि क्या करूँ। ये दो ऑप्शन थे, तो एक्सेप्ट कर लो या नहीं बोलो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता। फिर जब मैं इंडिया आई, जो मेरे टीचर से मैंने बात की कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को बहुत बेचैनी हो रही, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम हमारे फेसबुक पे लिख देंगे मेरा 700 मीटर नहीं हुआ। जो लोग तारीफ करे थे सबसे पहले वही बुराई करने लगे। स्पेशली पेरेंट्स को सबसे ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा। तुम्हारी छोरी 700 मीटर नहीं कर पाई तो वो हो गए हो। तरह तरह के टॉर्चर झेलने पड़े, तरह तरह के, मतलब बहुत ज्यादा। जब मैं बहुत रोई और फिर मैंने लिखा कि क्यों नहीं हुआ, तो पहला कारण था कि शाकाहारी थी, तो मैंने वहां पर बिल्कुल भी आ, अपने खाना ठीक से खाया नहीं, तो मेरे को इसलिए ज्यादा वीकनेस हो गई थी। दूसरा था कि मेंटली फिट थी, फिजिकल शायद फिट नहीं थी, तो मेरे को अगली बार उस पर काम करना था, ये मैंने सोच लिया था। पर जब हम वापस आते हैं ना और किसी भी असफलता से गिरते हैं ना, तो याद रखना कि आपका बस मम्मी पापा आपके साथ होना चाहिए, बाकी समाज चाहे कहीं भी, वो तो बोलेंगे, आप अच्छा करोगे आप बुरा करोगे तो भी सब दिखावटी लोग होते हैं। तो बस आपके पेरेंट्स को अपने साथ रखना, उनको मत खोना। बाकी बाकी ये लोग तो देखो, जब मैंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया उसके बाद फिर जो लोग सबसे ज्यादा बुराई कर रहे थे, सबसे पहले वो सेल्फी लेने के लिए आए। आज भी कुछ काम होता है करवाना होता है तुरंत बोलते हैं। कितना कैसे अचीवमेंट पे बदल गए। तो जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, आपका कठिन समय आएगा, आपको झेलना है, और बस आपके पेरेंट्स को अपने साथ रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक नया आपके प्रोफाइल में एक नई चीज जुड़ी कि आपके नाम से किताब लिखी गई एवरेस्ट गर्ल, और वो अभी नेशनल बुक ट्रस्ट के वर्ल्ड बुक फेयर में उसका रिलीज भी हुई वो। अ, क्या लगता है आपको उस किताब में जो चीजें दी गई हैं कितना प्रभाव डालेंगी उन नए बच्चों पे जो उस पर्वत की श्रेणी को छूना चाहते हैं, उस ऊंचाई को छूना चाहते हैं। सबका एवरेस्ट अलग है। मैंने मेरा एवरेस्ट चढ़ा है। जी। पर सबको अपने अपने एवरेस्ट चढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मोटिव चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। जी। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं और आप इस समय ऐसे भी नहीं ऐसे कर सकते हैं, पर उन्हें बोल नहीं सकते। किताब के अंदर वो चीजें हैं जिन्हें मैं बोल नहीं सकती, सिर्फ लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है और बिल्कुल। समझा जा सकता है। बहुत सारी लाइफ के ऐसे मोमेंट्स हैं उसमें, जब बचपन के हैं कि कैसे बॉर्नवीटा रखा हुआ था, आज तक मैंने बॉर्नवीटा नहीं पिया। उसमें ऐसा है कि कितनी तरह की चीजें और भी हमारे साथ होती है, पर हम नहीं बोल सकते, वो भी झेलना होता है। द एवरेस्ट कल का हिंदी जब आया, हिंदी अभी जब आया, इंग्लिश अभी आ रहा है। उसकी 27,000 कॉपियां ऑलरेडी चली जा चुकी बिल्कुल। हैं, क्योंकि इनको भी अपनी अभी अभी रिसेंटली ये ट्रेंड हुआ था कि जिनको भी अपनी बेटी का जन्मदिन आ रहा था, वो किताब उनकी बेटी को वो गिफ्ट में दे रहे थे। जब महिला सम्मान हुआ था तो कई कई जगह, तो द एवरेस्ट कल वर्ल्ड बुक फेस्ट में बहुत अच्छी तरीके से लॉन्च हुई। उसके अंदर ब्रजेश राजपूत जी ने मतलब एक पूरी आत्मा डाल दी है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं और आप अभी बोल के नहीं कर सकते थे, पढ़ा जा सकता है। तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और आप जैसे कई सारे लोग हैं जो ऑडियो वीडियो और किताब की तारीफ करके दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। एक प्रश्न है आपसे कि जैसे आपने बताया कि 25 लाख रुपए का इंतजाम करना होता है, आपने 2 बार चढ़ा तो 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख। कितना मुश्किल होता है इन पैसों को जुटाना एक उस आम परिवार के बच्चे के लिए जिसके पास 50 लाख या 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता। कैसे आपने इसको, ये सबसे बड़ा टास्क है, इसको आपने कैसे पूरा किया। ये तो सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा। कोई आपको अपनी जेब का कमाया हुआ पैसा क्यों देगा भला। तो ये कठिन था, बहुत कठिन था। और मैंने तो 25,000, कभी 25,000 भी नहीं देखे थे कि 25,000 की गड्डी कितनी मोटी होती है, कितने नोट होते हैं इसमें, नहीं पता था मुझे।
इस अधिकतम मैंने जो पैसे देखे थे वो 9,000 रुपए देखे थे उस समय तक। पर ठान लिया था, सूझ कुछ पड़ती नहीं थी। अब जब मैं कहती हूँ जितना धुर गांव का होता है ना, वो उतना ही वो लठमार होता है, वो कर लेता है फिर कुछ ना कुछ। मुझे सूझ ही नहीं पड़ती थी। अब तो ये पीआर यार हो गया, अरे एचआर से मिल लो, ये कर लो वो कर लो, तब कहाँ सूझ पड़े क्या होता है एचआर, क्या पता है। आप जब दूर गांव के ठेठ व्यक्ति हो तो मेरे को लगता था कि जो अखबार के प्रथम पृष्ठ पे इश्तेहार दे रहा है मतलब उसको मार्केटिंग चाहिए, वो कर सकता है। हम्म। मैंने अखबार की बंडल की गड्डी निकाली और मुझे सूझ नहीं पड़ती थी कि कैसे बात की जाती है, तो मैं उनको बोलती थी नमस्ते, मेरा नाम ये है, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। मुझे ना हर ऑफिस में अब पता है मुझे कि किसी जगह चेयरमैन होता है, किसी जगह डायरेक्टर होता है। तब मुझे सूझ नहीं पड़ती, तो मैं बोलती मेरे को ना बस आपके हेड से बात करा दो। हेड तो सबका हेड होगा ना, बस मुझे आपके हेड से बात करा दो। तो एक दो जगह अपॉइंटमेंट मिला, तो आप सोचो ना दिन दिन भर बीत जाता था, फोन करती थी, रिक्वेस्ट करती थी, और पर उनके लिए कभी बुरे भाव नहीं आए। लोग हाँ करेंगे या ना करेंगे, हाँ करने वाले का एहसान कभी मत भूलो, और ना करने वाले की परिस्थिति होगी कुछ ना कुछ। मेरी जितने लोगों ने मदद की मैं उनकी हमेशा लिस्ट में नाम लिख के रखती हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं भूलती हूँ। क्योंकि वो मदद करने वाला वो व्यक्ति ना, उसके अंदर अच्छा ही जिंदा है कहीं ना कहीं। तो उस अच्छे व्यक्ति को जितना आप हर मंच पे उसकी तारीफ करोगे, उसको देख के जो बुरा व्यक्ति होगा जो किसी की मदद नहीं करता होगा, वो भी इंस्पायर होके किसी की मदद कर देगा। तो इस तरह से जब कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया, सबसे पहली 17,000 रुपए दिए थे उपाध्याय मसाले वाले ने। अब ये भी समझ में आ गया था कि आपको जितने भी बच्चे हैं, मार्केटिंग हर चीज में चाहिए, हर चीज में चाहिए। कम्युनिकेशन, आप कितनी अच्छे से अपनी बात को रख सकते हो। तो मैंने अपनी स्टाइल निकाली थी जस्ट उस समय जब चक दे सॉरी जब मतलब सुल्तान मूवी रिलीज हुई थी कुछ समय पहले, तो मैं उनको बोलती थी कि आपने सुल्तान मूवी देखी है, तो वो लोग बोलते थे हाँ देखिए। तो मैं फिर उनको मतलब रिलेट करती थी कि वो देखो सुल्तान में कैसे कुकर वाला फेमस हो गया था, उसको उसने स्पॉन्सर किया था। तो आप मुझको स्पॉन्सर की भारत के झंडे के साथ, आपका और मेरे साथ टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाएगा, आपका ब्रांड मेरे साथ पहुंचेगा। सिर्फ रिबॉक है जिसका जो वर्ल्ड पे लोगों को सपने दिखाया जाता है, जहां हम ब्रश भी काट के रखते हैं, पर जब कोई आपको स्पॉन्सर करता है तो हाथ की उंगलियां कट सकती हैं उस समय। माइनस टेम्परेचर में आप चंद सेकंड निकालते हो, -50 डिग्री में आपकी उंगलियां कुछ देर में कट जाएंगी क्योंकि फ्रोस्ट बाइट हो जाएगा। पर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, तो आप इंडिया के फ्लैग के बाद चाहे जो हो जाए, आप उसका फ्लैग निकाल कुछ के बदले में कुछ करना ही देते हो। पड़ता है, ये आपके कॉन्सेप्ट। पास लिमिटेड ऑक्सीजन थी। इस तरह से लोगों ने काफी मुझे ट्रस्ट किया। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने किया सबसे ज्यादा, क्योंकि एमपी से कोई लड़की ने ये सपना नहीं देखा था। तो मुझे पहली बार ट्राइडेंट ग्रुप, मध्य प्रदेश सरकार, इन्होंने स्पॉन्सर किया। देन अगेन मेरा जो 700 मीटर से मतलब अनसक्सेसफुल रहा, तो फिर दोबारा मध्य प्रदेश सरकार ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि इतनी दूरी ही तो बची थी, हम फिर से सपोर्ट करेंगे। सो एमपी गवर्नमेंट ने मुझे दोनों बार सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम लोगों ने पॉलिसी बनवाई आगे के खिलाड़ियों के लिए कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी बच्चा जो विशेष उपलब्धि हासिल करना चाहता है, तो उसको मध्य प्रदेश सरकार 8 लाख जाने से पहले देती है और 7 लाख आने के बाद देती जी। जैसा कि सब जानते हैं कि आप एक पर्वतारोही के साथ साथ आप एक एवरेस्ट को फतेह करने वालों के साथ साथ एक टेक्निकल स्कूबा डाइवर भी हैं। क्या है ये क्या है, मतलब इस बारे में बताइए सर उन सबको। है। तो माउंटेनियरिंग तो मुझे लगता है आप लोगों को फिर भी पता है, जी टेक्निकल डाइविंग तो अभी भी लोग बहुत अनभिज्ञ के हैं। तो फिर से आपको पिक्चर पे लेके चलती हूँ जिसमें आपने गाजी अटैक मूवी देखी है क्या? नहीं जी। देखी है तो देखिएगा। मैंने नहीं देखी। गाजी अटैक पनडुब्बी के कलपुर्जे जैसे निकलते हैं ना, जी वैसे ही हम जब पानी के नीचे जाते हैं तो प्रेशर हमसे झेलता नहीं है। 30 मीटर के जी बाद हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है बहुत तेज। जी हम लोग प्रैक्टिकल जैसे बताए तो यहाँ अंडा हम फोड़ेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, पानी के अंदर हम 20 मीटर के बाद अंडा जाएंगे तो कंप्रेस हो जाएगा, व्हाइट के ऊपर येलो। तो ऐसे प्रेशर होता है। हम खाली बोतल में ले जाएंगे तो फूली हुई रहेगी, और नीचे जाएंगे तो कुचुम कुचुम होती जाएगी। तो वही हमारे लंग्स के साथ होता है। मैं टेक्निकल स्कूबा डाइवर का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 कॉन्टिनेंट के साथ इसलिए बना क्योंकि ये विश्व में किसी ने नहीं किया। सो पौंडीचेरी एकमात्र ऐसी जगह थी इंडिया में जहाँ जिप्मर अस्पताल, मरीन से रिलेटेड इंजरी का अस्पताल नजदीक है।
तो अर्जेंटीना से मेरे इंस्ट्रक्टर आए थे, और मैं 2.5 साल पौंडीचेरी में रही हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे लिए सबसे कठिन था। मेरा दिल टूट गया था, मुझे लगा मैं क्या करूंगी। तो बहुत सारी चीजें जब आपके जीवन में होती है, तो हर चीज का एक ही ऑप्शन है, अपनी एनर्जी को लगा दो, सही दिशा में लगा दो। तो मैंने फिर 2.5 साल, जब कोविड था, पौंडीचेरी में अपनी जी जान लगा दिए थे। हर दिन हम लोग, 368 डाइव है समंदर के अंदर की, हर दिन ट्रेनिंग करने जाना। जैसे स्पेस में बॉयंसी मेंटेन करते हैं, वैसे पानी के अंदर बॉयंसी मेंटेन करना सीखना होता है। 3 सेकंड में सांस लेना है, 6 सेकंड में छोड़ना है। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हम तो हमने ब्रीथ कर ली, नाइट्रोजन कहाँ जाएगी? तो बबल फॉर्म में हमारी बॉडी में जाएगी। वो बबल कैसे होंगे? जैसे कोका कोला की बोतल में गोल गोल होते हैं वैसे। हम्म। तो उसी को डीसीएस बोलते हैं। तो उन बबल्स को यदि निकालने के बाद हम जो 2 दिन बाद आते हैं, तो तेज चलना नहीं होता है, वरना हम तेज चले तो वो ब्लड, वो बबल, जैसे कोका कोला की बोतल को हम ग्लास में डालते हैं तो दिखता है ना किनार पे, वैसे ही हमारी बॉडी में साइलेंट फॉर्म में वो नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं। यदि हम तेज चले तो ब्लड वो बबल हार्ट तक पहुंचा के कार्डिया रेस्ट कर देगा। तो जो टेक्निकल डाइवर होता है, वो 2 दिन तक उसका अटेम्प्ट माना नहीं जाता है। यदि वो जिंदा है तो उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, वरना हम ठीक है हो गया। नीचे जाते हैं तो 3 तरह का करंट होता है पानी का, ऊपर, अपर वैली, मिडिल वैली, डाउन वैली। तरह तरह की मरीन स्पीशीज होती हैं। जैसे स्कॉर्पियन फिश के जहर से आदमी नहीं मरता, उसके दर्द से मर जाता है कि 100 हथौड़े कोई मार रहा है। जली फिश के स्ट्रिंग आपको लगते हैं। नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नार्कोटिक कैसे होती है, आपकी शराबी की तरह आपका दिमाग घूम रहा होता है। नीचे जाते हैं सब कुछ बदल जाता है। तो टेक्निकल डाइविंग माउंटेनियरिंग से ज्यादा टफ थी मेरे लिए, क्योंकि इसमें इंग्लिश में बहुत पढ़ना पड़ा, स्विमिंग सीखनी पड़ी, और हर चीज कैलकुलेटिंग थी। सेकंड में आप मर सकते हो वहां, तो मिनट में मरोगे या सेकंड में मरोगे। तो कठिन ज्यादा टेक्निकल डाइविंग थी। जितना नीचे जाते हैं प्रेशर नहीं झेलता आपकी बॉडी से। आपके हौसलों को हम सलाम करते हैं। आ, ऐसा एक क्या वाक्य होगा आपकी जिंदगी का कि जो आप हमारे दर्शकों को, हमारे लोगों को, जो हमारे रीडर्स हैं, उनको बताना चाहती हो कि कैसे हौसला कायम रखें? मतलब इतना आप एक बार चढ़ती हैं, असफल हो जाती हैं, आपने पैसे जुटाए बड़ी मुश्किल से, और फिर दोबारा से आप इतना हौसला रख के दोबारा से उसी पथ पर जाती हैं। क्या ऐसा लाना होगा हमें अपनी जिंदगी में कि हम भी आपकी तरह बन सकें? अच्छी नीयत, मतलब मैं आपसे ये कहूंगी कि ऊपर वाला भी तभी साथ देता है जब आपकी नीयत अच्छी होती है। हौसला भी तब होता है जब आप अच्छे मकसद के लिए बढ़ते हो। सो मैं जब जब टूटी हुई हूँ ना, तब तक मुझे लगा कि मैं, मेरे को फिर से उठना है, मुझे कुछ करना है। और आपको कोई और नहीं तोड़ सकता जब तक आप अंदर से नहीं टूटोगे। बल्कि वो शब्द तो आपको आग लगा देंगे। मेरे द्वारा भी 5 बच्चे हैं जिनकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हूँ, जिसमें से एक बच्ची भारत की पहली किन्नर है जो माउंट आबू से एवरेस्ट बेस कैंप, अब एवरेस्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। 2 बच्चियां हैं जो शेर से लड़ी हैं। ऐसे और बच्चे हैं जिनकी मैं एजुकेशन गोद लेती हूँ। तो मेरे लिए उपलब्धि माउंट एवरेस्ट से ज्यादा लास्ट में ये होती है। तो आपका जब मकसद, नियत, आपका थॉट अच्छा जाता है, तो ईश्वर धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाता जाता है। आस्तिक जरूर रहिएगा, क्योंकि पहले मैं भी ऐसी थी, ओके ओके, पर जब मैंने महसूस किया कि कोई तो ऐसी पावर है, क्योंकि पहाड़ बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंबर जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, पर वही पहुंच सकता है जिसको पहाड़ जाएगा। तो जीवन में आपको सफल होना है तो पहले नियत अच्छी रखिएगा, अच्छे इंसान बनिएगा, मकसद अच्छा रखिएगा, टूटिएगा पर फिर से जुड़िएगा, और खुद का हौसला खुद ही बना सकता है। कोई दुनिया का बड़ा सा बड़ा मोटिवेशन स्पीकर आपको बूस्ट नहीं कर सकता यदि आप अंदर से खुद के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। बिल्कुल। हम देखते हैं कई युवा साथी हमारे आज तो उनका हौसला बहुत जल्दी टूटता है। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि ये हो गया वो हो गया। आजकल युवाओं में ये बहुत देखा जा रहा है। आप उनको क्या युवाओं के लिए क्या संदेश है आपको कि वो कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए? मैं तो मानती हूँ कि अभी का युवा सच में परेशान तो है, क्योंकि परिस्थितियां और बदल गई हैं। खासकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सबसे ज्यादा टूटता हुआ देखती हूँ, और उनमें से मैं भी एक कुछ उनको टॉर्चर करने वाले लोगों में रोल निभाते हैं। मेरे आसपास भी कोई होगा, मैं भी उससे पूछूंगी आपकी तैयारी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। उस समय हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीता है।
जी। तो बाकी लोगों के लिए भी मैं यही कहूंगी, पहले तो आप उनके लिए माहौल बनाइए, और जिन बच्चों का हौसला टूटता है उनके लिए मैं यही कहूंगी कि हमारे जैसे समाज के लोग तो आपको 100 मिलेंगे, उनमें मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो। आपको मोटिवेट आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। जिस दिन आप अचीव अचीव कर लोगे, इन लोगों को प्रूव करके दिखा दो। बिल्कुल। अब आती है सबसे बड़ी बात, आपको किस लिए करना है ये सब, किसी दिखावटी फैंसी लाइफ के लिए करना है या खुद के लिए करना है। तो जिस दिन आपकी नीयत साफ हुई अच्छी, तो आप ऑटोमेटिकली सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। मेघा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दैनिक जागरण 9 नेक्स्ट आपके हौसले को, आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम करता है।